अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित यूसुफ का जो दौरा बरतानिया था वो बरतानवी हुकूमत ने कॉल्ड ऑफ कर दिया। मतलब उन्होंने यहाँ पे आके कुछ मीटिंग्स करनी थी, बरतानवी हुकूमत ने इसे कॉल ऑफ कर दिया। उन्होंने कहा जी आप ना आए, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपको वेलकम नहीं कर रहे। थप्पड़ मारा, दबा के, इसको थप्पड़ कहते हैं सफारती, मतलब इसको आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन इसका जो एक्चुअल है वो किसी को बुला के रोकना। ये रूस, दौरा रूस के सम्राट। अच्छा, अब इस पे दो तरह की आरा सामने आ रही हैं। एक तो जानिब ज़ाहिर है सेन वॉइसेस हैं, जिनको संजीदा लोग हैं, जिनको फ़िक्र है मुल्क की, जिनको फ़िक्र है कि हम क्या पंगेबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान को उसकी क्या कीमत देनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने कीमत देनी है वो ये हुकूमत वाले नहीं होंगे, ये भाग भूग चुके होंगे। ये कीमत लोगों ने देनी है, वो तो ज़ाहिर है इस पर परेशान भी हैं, देख भी रहे हैं। दूसरी तरफ एक वो जज्बाती शऊर आज तक जिंदा है जो ये हमें यकीन दिला रहा है कि जी अमेरिका की ऐसे की तैसी, यूरोप की ऐसे की तैसी, रूस और चीन, और हम देखें इनकी ऐसी तैसी फिरेंगे अमेरिका की, और ये वो वाला शऊर है। अच्छा, अब इस शऊर को अगर आपने समझना हो तो आप इसको बड़ी आसान सी, आप एक मोहल्ले या किसी गांव में रहते हैं, बाकी भी लोग रहते हैं भांत भांत के, रंग बिरंगे लोग, जैसे अल्लाह ने कायनात बनाई है, खूबसूरत बनाई है, मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं हर बाग में। तो वो मतलब है कि अब बात यह है कि हमारा घराना उस घराने में ऐसा है कि हम, यानी बाकी जो घर हैं वो आपस में लेन देन भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, पीसफुल भी रहते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, जंगें भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बहरहाल हमारा किरदार उसमें अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ जो भी है वो है। लेकिन उसमें एक चीज़ मुश्तरक है, इस मोहल्ले या गाँव का कोई ऐसा हमने घर नहीं छोड़ा जहाँ से हमने पैसा ना पकड़ा हो। कोई घर हमने ऐसा मुश्किल से ही छोड़ा हो, अमीर घर, यानी हमने बेसिकली पैसे सबके उधार देने हैं, कहीं से हम फ्रिज उठा के लाए हैं, कहीं से हम टीवी उठा के लाए हुए हैं, ठीक है, कहीं से हमने मोबाइल सेट उठाया हुआ है उधार का, कहीं हमने पैसे पकड़ के बिल देने हैं अपने घर के, क्योंकि अपना काम शाम जितना भी हम करते हैं, ये जो भी हमारी कमाई है वो सारा का सारा हमारी, यूँ समझिए कि अशराफिया जो ये तय करती है सब कुछ, वो खा जाती है, पीछे लोगों के लिए बचता कुछ नहीं है। तो फिर हम धारा के पैसे मांगते हैं लोगों से जाके। अब मुझे ये बताइए कि उस गाँव या मोहल्ले में जहाँ पे हर चौधरी के आपने पैसे देने हैं, वो पैसा जो अगर ना मिला तो घर में फाके हैं, वो पैसा जो अगर ना मिला तो चौकीदार जितने खड़े किए हुए हैं वो बंदूकें, मतलब उनमें असला वो फारिग है, वो पैसा जो अगर ना मिला तो बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस है या वो भी फारिग है, दवाइयाँ जिसकी हमें मुस्तकिल ज़रूरत है, सेहत ख़राब है, मरीज़ इतने हैं, वो दवाइयाँ भी फारिग हैं। तो बुनियादी चीज़ है पैसा। हमने पैसा बड़े बड़े चौधरियों के घरों से हमने पैसे उठाए हुए, और वो पैसे अगर हमें ना दें तो हम फारिग हैं, हमारे चौकीदार भी फारिग हैं, हम भी फारिग हैं। यानी वो पैसा अगर ना आए तो ऐसी तैसी हमारी फिर जानी है। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताइए कि इस ऐसे एक गांव में ये जो हमारा घर है कि हर बड़े चौधरी से हमने पैसे पकड़े हुए हैं, हर बंदा, और वो सारा मोहल्ला बाय द वे हमारे झूठ, यानी आपस में उनको जो भी इख्तलाफात हो, एक चीज़ में वो एक है कि ये वाला घर झूठ बहुत बोलता है, इन लोगों की बात पे एतबार नहीं किया जा सकता। ये हमारी शोहरत है। अब इस शोहरत के लोग जब ये वाली बातें करते हैं ना कि ये अमेरिका की ऐसी की तैसी और फलां की ऐसी की तैसी, ये इतने, आप यूँ कहिए कि ना इन लोगों को शाम याद है, ना इनको इराक़ याद है, ना इनको बाकी कोई और तबाही नज़र आती है। जब तक इनके अपने घरों पे शोले ना भड़क उठे, ये आखिरी जलते हुए कहेंगे ओ असी तो सोचा ही नहीं सी। ये आपको मैं मजाक नहीं कर रहा। ये तमाम लोग जिस दुनिया में रहते हैं ना, ये खुद मुख्तारी की बातें करते हैं, आज़ादी की, जिन मुल्कों ने अपने जो स्टेट बैंक हैं वो उसकी सॉवरेनिटी को दूसरे मालियाती इदारों के हवाले कर दिया हो ना, उनके मुंह से खुद मुख्तारी की बातें पर अच्छी नहीं लगती। यानी जो हुकूमत अपने मुल्क में बिजली की कीमत का तयन न कर पाए कि वो क्या रखना है, और वो भी बैरूनी इदारों की डिक्टेशन चलनी हो, जो हुकूमत अपने यानी जनरल सेल्स टैक्स, यानी इस तरह के जो मामला आता, फाइनेंस बिल लेकर आती हो, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के दबाव पर लेजिस्लेशन करवाती हो, उनके दबाव पर, इस तरह की मुल्क की हुकूमत, इस तरह के मुल्क के लोग ये जो बातें करते हैं ना खुद मुख्तारी की, ये उनको ज़ेब नहीं देती। ये बातें, ये झूठ है, ये झूठ है। अगर आपको खुद मुख्तारी और आज़ादी और इज़्ज़त और गैरत इस तरह की सिर्फ नारे नहीं लगाने, और हमने वाकई इसको समझना है कि ये क्या है मेरे भाई, तो उसके लिए सबसे पहले चीज़ होती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपके यानी कारोबार चलें, आपके यहाँ दुनिया में जो इस वक्त तहजीब राइज है, ये जो जिस तहजीब से मैं आपसे मुखातिब हूँ, यूट्यूब, ये 5G आने वाला, सैटेलाइट्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर इस IT से दौलत पैदा करना, यानी फैक्ट्रियों से पैदा करना, खेतों से पैदा करना, ट्रेडिंग से पैदा करना, फिर IT से पैदा करना, ये हुनर सीखना, ये तरीके, ये सलीके,
یہ طریقے اور سلیقے جب تک ہمیں نہیں آئیں گے دنیا میں باقی قوموں کی طرح اس نئی تہذیب میں پاکستان کا حصہ ہی سرے سے زیرو ہے اور زیرو ہوگا, تو اس کے بعد بھائی یہ نہیں ہوتا کہ فیس بک جو ہے وہ امریکہ میں بنے اور جذبات کا احترام وہ آپ کے جذبات کا احترام کرتا رہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی فیس بک بنا لیں جس طرح چین نے بنائی ہوئی ہے, اپنے یوٹیوب بنا لیجئے, اپنے وہ بسم اللہ کیجئے, کون منع کرتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فرانس میں کوئی انگلش میں کمپیوٹر یعنی فرینچ میں فرانس میں ایک آدمی لا پڑھتا ہے اسے انگلش سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرانس میں ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے تو اسے انگلش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرانس میں ایک آدمی پائلٹ بنتا ہے اسے انگلش سیکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, عبور حاصل کرنے کی یا بہت اچھا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جرمنی میں بھی بالکل یہی صورتحال ہے, جاپان میں بالکل یہی صورتحال ہے. جو لوگ مطلب ہم لوگ جو نہیں ہم لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں, ہم لوگ جو اپنی زبان میں ایک انجینئر نہ بنا سکے, ڈاکٹر نہ بنا سکے, حالانکہ 1926 تک حیدرآباد میڈیکل یونیورسٹی اردو میں پڑھائی جاتی تھی اور وہ یہاں پریکٹس بھی کر لیا کرتے تھے. بہرحال پرانی بات ہے, اب کی بات کر رہا ہوں. یعنی جو قوم اپنی سرکاری زبان ہی اردو نہ بنا سکی ہو, آج تک انگلش پہ چل رہی ہے آفیشیل لینگویج, اور جھوٹ بولتی ہے کہ قومی مطلب جھوٹ نہیں بولتی, مطلب سوئٹزرلینڈ میں 4 زبانیں ہیں. مطلب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک حقیقت کو سامنے رکھ کے ہم جھوٹ بولتے ہیں. اردو سے بڑی محبت ہے, اردو ہماری قومی زبان ہے, سرکاری زبان انگلش ہے. اب آپ 22 جو امبیسڈرز جنہوں نے وہ لکھ کر دیا کہ آپ جو ہے وہ ابسٹین کریں, ہم نے نہیں مانی بات, لیکن اس کا جواب ملے گا نا پھر. اب ایک تھپڑ پڑا پہلے نیشنل بینک عمران خان کے واپس پاکستان آنے سے پہلے, پھر یہ 22 امبیسڈرز کا جو ہم نے وہ کیا, دوسرا تھپڑ انگلینڈ نے مارا ہے. اب اگر عزت اور غیرت والے جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو ٹویٹر کے ان کے ڈرائنگ روم بڑے زبردست ہوتے ہیں, بڑے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں, یہ جتنے انقلابی ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ امریکہ کی ایسی کی تیسی, اور یہ خود ان کے ڈالرز بھی زبردست محفوظ ہیں باہر, ان کی جائیدادیں بھی بالکل اسی امریکہ اور یورپ میں موجود ہیں, ان کے بچے بھی بالکل وہیں کی نیشنلٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ باقی لوگوں کو کہہ رہے ہیں جا بیٹا چل تم بھی آگ میں جاؤ, تم بھی آگ میں جاؤ. ان کا یہ جو ساری ایک کہیے نا جذباتی سوچ, اس جذباتی اور بیس لیس سوچ, اس شعور کی ابتدا تو خیر ایوب خان سے ہوتی ہے, لیکن بعد میں اس کا جو باپ ہے وہ جنرل ضیاء الحق ہے, اور اس کی جو ماں ہے وہ جنرل اختر عبد الرحمان ہے. جنرل ضیاء الحق یہ وہ جو ہی جلندری گروپ, جنرل ضیاء الحق جو ہے اب یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ اس نے عدالتی قتل ذوالفقار علی بھٹو کو کروایا تھا. وہ پہلے دن سے ایک قاتل تھا, یعنی آئین تو اس نے توڑا ہی, سزائے موت اس کو ہونی چاہیے تھی, جو آئین کے درج میں اس کی سزا بنتی تھی وہ موت تھی, سزائے موت جنرل ضیاء الحق کو ہونی چاہیے تھی, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو ہوئی کیونکہ ضیاء الحق نے اس کا عدالتی قتل کروایا. تو وہ آدمی اب اسٹیبلشڈ کلر ہے اور اس فلسفی اور اس شعور کا باپ جنرل ضیاء الحق. اور پاکستان جب اس نے سنبھالا اور جب وہ چھوڑ کے گیا تو اس کے درمیان پاکستانی سوسائٹیز پہ جو ہیروئن, کلاشنکوف, جنگ, کرپشن کے پیسوں پہ حاضرہ میں فضل ربی رکھنا, یہ سارا کلچر منافقت کا یہ ضیاء الحق کا, یہ باپ ہے اس شعور کا, یہ اس نظریے کا. اور اس کی ماں جنرل اختر عبد الرحمان اس شعور کی, اس کے اب اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں پکڑے گئے ہیں جو اس نے رشوت, کرپشن کھائے تھے, پیسے کھائے, یعنی اس کی بنیاد ہی کرپشن اور جھوٹ ہے. تو اس نظریے, اس سوچ کا باپ ضیاء الحق اور اس کی ماں جنرل اختر عبد الرحمان, اور ان کے پھر نیچے والے سارے ہواری جو میڈیا میں بھی بیٹھے ہیں, آج تک بیٹھے ہیں اور ہر جگہ بیٹھے ہیں, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ایک ہاتھ سے کہتے ہیں روٹی دو, جو ان کو روٹی دیتا ہے دوسروں, یہ کہتے ہیں پیسہ دو, جو ان کو پیسہ دیتا ہے یہ اسے گالی دیتے ہیں, اور اس کے بعد توقع یہ کرتے ہیں جس سے پیسہ مانگنا ہے اس کو گالی بھی دینی ہے, رشوت بھی کرنی ہے, کرپشن بھی کرنی ہے, شور دوسروں کی کرپشن مکانا ہے, لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا ہے. یہ ہے وہ شعور. ٹائیاں لگا کے, سوٹ پہن کے, ان کی ڈیزائنر سوٹ دیکھیں اور پھر ان کی امریکہ مخالف باتیں سنیں. ان کے بچے پوچھے کہاں رہتے ہیں, یہ خود کہاں جانا چاہتے ہیں. آپ کو کہیں گے کہ امریکہ بڑا, امریکہ کی ایسی کی تیسی, امریکہ کی ایسی, بالکل ٹھیک ہے, 100 دفعہ امریکہ کی ایسی کی تیسی. فرانس بن گئے آپ, ویسے فرانس بھی یہ کام نہیں کر پایا. جرمنی بن گئے آپ, جرمنی بھی نہیں کر پایا. چائنا ابھرتی ہوئی طاقت ہے نا, یہ لبو لہجہ تو چینیوں کا بھی نہیں ہے امریکہ کے لیے. تو کس چیز پر اپنی دم پہ کھڑے ہو کے یہ جذبات بیچ رہے ہو؟ یہ تھپڑ پڑ رہے ہیں نا مغرب سے, اب تو پھر خود بخاری غیرت دکھاؤ. نوٹ نہیں چھاپ سکتے آپ آئی ایم ایف سے پوچھے بغیر, تیل کی قیمت کا تعین نہیں کر سکتے. ہم جاتے ہیں بھاگ کے پیسہ لینے کے لیے, وہ نہیں آتے کہ ہم سے پیسہ لو. وہ تو بھائی ایک طرف آپ اپنی دیکھ لیں کہ اکانومی کی کیا حالت ہے. اتنے فساد میں آپ چاہتے ہیں کہ کاروبار پھلے پھولے,
जंगें आई हैं, लेकिन ये शऊर को चैन नहीं आ रहा। ये शऊर चाहता है, ये शऊर चाहता क्या है? यानी आप इस शऊर से पूछें कि तुम क्या चाहते हो? अमेरिका बहुत बुरा है, जलता है आपकी तरक्की से, है जी। यूरोपीय यूनियन बड़ी बुरी है, हमारी तरक्कियों से जलती है। ओके फाइन, फिर देन तालिबान को देखें, या तो फिर हिम्मत करो तालिबान बन जाओ। उनका तो कोई बैंक नहीं है, उनकी कोई ट्रेन नहीं है, उनकी कोई एयरफोर्स नहीं है, उनका कोई कार, वो तो फिर ठीक है, बकरियां पाले और खत्म करें कहानी। इतनी बड़ी आबादी के साथ आप ये एडवेंचर करना चाहते हैं तो कर लें, वो भी नहीं करना। दुनिया जिस तरह कहती है अमन से रह लो और अपनी एजुकेशन ठीक करें, अपना कारोबार करें, ट्रेड करें, ये ब्लैकमेलिंग है, ये तजुर्बे, सामने सिविलियन, पीछे कोई और, पीछे कोई आगे, तो ये जो काम है ये क्या कर रहे हो? हकीकत की दुनिया में आओ, चलो, वहां चलना नहीं है। तो मेरे भाई फिर इसी की तरह के थप्पड़ पड़ेंगे जो पड़ रहे हैं। मगरिब दबा के मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, और ये थप्पड़ जो आप गवर्नमेंट को पड़ रहे हैं ना, ये तो गवर्नमेंट को पड़ रहे हैं। आम पाकिस्तानी को तो हमेशा से थप्पड़ मार रहा है। जब आप वीजा लेने के लिए अप्लाई करते हैं और वो आगे से स्टैंप लगाते हैं रिजेक्टेड, वो थप्पड़ मारते हैं। जब आप किसी के घर में जाने के लिए कहते हैं ना कि आपके घर में आना चाहते हैं, फल भी लेके आएंगे, मिठाइयां भी लेके आएंगे, यानी पैसे खर्चेंगे आपकी तरफ आके, विजिट वीजे के लिए क्या आप लिख के देते हैं कि हम आएंगे, हम शॉपिंग करेंगे, हम आपके होटलों में रहेंगे। टूरिज्म किस मुल्क को नहीं चाहिए? आप यही कहते हैं ना कि हम टूरिज्म, आपका पैसे देने आते हैं आपको। आप दूसरों से ये कह रहे हैं किसी के घर में जाने के लिए हम आपके यहाँ मिठाइयां लेके आएंगे, फल लेके आएंगे, हमें आने। तो अगला कहता नहीं, आपने नहीं आना, दूर दूर, झूठे हो तो। जिसका मतलब यह है कि जहां तक आम पाकिस्तानी का ताल्लुक है, वो तो मगरिब से थप्पड़ ही खा रहा है। यानी जब भी उसका वीजा रिजेक्ट होता है उसको एक थप्पड़ पड़ता है। अब वो थप्पड़ गवर्नमेंट को पड़ रहे हैं। तो अब बजाय इसके कि आप इस पे करेक्टिव मेजर्स लें कि यार इज्जत वापस कैसे लें, ये वही जज्बात दोबारा से हम ऐसे ही तैसी फेर देंगे रूस और चाइना। ये ऐसा शऊर है, ये इस तरह का शऊर होता है जो फिर कौमों को इराक बनाता है, शाम बनाता है। लिहाजा अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाल पे कि इस शऊर से हमारी जान छूटे और सेंस जो है वो प्रिवेल करे। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंतहा पसंदी की ताकतें हों ये दुनिया। देखें, पाकिस्तानी कौम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेन्युइन डेमोक्रेसी हो, लोग जिसको वोट दे वो हुकूमत बन जाए, कौम के पीछे होगा वो लोग जिन्होंने पहले भी क्राइसिस से निकाला, वो इंशाल्लाह फिर निकालेंगे। लेकिन अगर ये बीच में ये जो लोग हैं ना, ये वाले जो ये कहते हैं अमेरिका की ऐसी की तैसी, यूरोपीय यूनियन की ऐसी की तैसी, इंग्लैंड की ऐसी की तैसी, इंडिया की ऐसी की तैसी, अब ये कहेंगे सऊदीया की भी ऐसी की तैसी, तो भाई तुमने रहना किसके साथ है? वो उनके पास जवाब ही नहीं। इनका काम फसाद लगाना है, आग लगाना है, रिप्लेसमेंट क्या, नेमल बदल क्या है, वो उनके पास है ही नहीं। वो इन तालिबान आ जाए बस, तो तालिबान क्या कर लेंगे आके? तालिबान खुद किससे पैसा मांग रहे हैं? नहीं चले बहरहाल, एनीवे, तो ये जनाब हमने पाया है इन उलझे हुए रास्तों पर चल के, इन्हीं पे आगे चलते जाना है तो ठीक है, उसका एक अंजाम है, वो हो जाएगा। अल्लाह ताला रहम करे, हम सब पे पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे, दुनिया को भी शाद आबाद रखे। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।